क्या आपको पता है, एक जमाने में एनवीडिया एक फेल होने वाली कंपनी थी। उनका पहला प्रोडक्ट इतना डिजास्टर्स था कि कस्टमर्स ने उन्हें बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। और सेम टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा लीथल प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया था जिससे ये और बेकार बन गए थे। अब एनवीडिया के पास मात्र 30 दिन का कैश बचा हुआ था। एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए जेसन हुआंग इलेक्ट्रिसिटी बिल तक नहीं भर रहे थे और इसी दौरान ऑफिस की लाइट धीमी कर जाती थी ताकि उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाए। और जब लगा कि अब कुछ बुरा नहीं हो सकता तो उससे भी ज्यादा भयानक कुछ हुआ। उनके सबसे बड़े क्लाइंट ने उनका साथ छोड़ दिया। उनको इंजीनियर्स को निकालना पड़ा और पूरी सिलिकॉन वैली एनवीडिया पर हंस रही थी। और जब एनवीडिया प्रेशर में दबी हुई थी, सेम टाइम पर इंटेल $5 बिलियन पर क्वार्टर बना रही थी। Intel has seen its best ever first quarter earnings as its profits quadrupled on the back of increased sales. By 1992, it became the world's largest chipmaker by revenue, according to the company. By 1997, its chips served as the brains of 84% of the world's computers. लेकिन ठीक उसी वक्त जब एनवीडिया मरने वाली थी, सेम टाइम पर जेसन हुआंग ने एक चिप बनाई, एक ऐसी चमत्कारी चिप जिसने ना सिर्फ एनवीडिया को बचाया बल्कि ये एनवीडिया को दुनिया का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली कंपनी बनाने की पहली सीढ़ी थी। Today, Nvidia is the belle of the ball. Today's gain was yet another record high. A new milestone in the world of artificial intelligence. NVIDIA became the first company to hit a market value of $4 trillion market cap. ChatGPT has started a very intense conversation. Thinks it's the most revolutionary. Thinks it's the iPhone. लेकिन सवाल ये है कि जब ये कंपनी बस मात्र 30 दिन बैंकरप्सी से दूर थी, तो ये अचानक 4 ट्रिलियन का चमत्कार हुआ कैसे? एनवीडिया को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चिप है क्या और दुनिया इस चिप की इतनी परवाह क्यों करती है। देखो, 2025 में जब आप फोन पकड़ते हो, वीडियोस देखते हो, एआई इस्तेमाल करते हो, कॉल करते हो या फिर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हो, तो ये सारा जादू आपकी स्क्रीन से नहीं आता। ये किसी ऐसे चीज से आता है जो इनविजिबल है और आपके फोन के अंदर छिपी हुई है, और इसी चीज को चिप कहते हैं। ये कोई हिस्सा नहीं है, ये सचमुच डिजिटल चीज का दिमाग है। तो जब आप स्वाइप करके अनलॉक करते हो, वीडियो गेम में शूट करने के लिए टैप करते हो, गूगल मैप्स पर जूम करते हो या फिर यूट्यूब वीडियो देखते हो, तो एक चिप हर सेकंड लाखों कैलकुलेशन कर रही होती है ताकि ये सारे चीज स्मूथली परफॉर्म हो सके। फिर ये चिप आपके हर एक एक्शन को लेती है, उसे प्रोसेस करती है, रेंडर करती है और फिर आपके स्क्रीन पर एक एक्शन में बदल देती है। और चिप्स के बारे में सबसे चमत्कारी बात यह है कि ये आंख के पलक झपकने से भी तेज होती है, आपके नाखून से भी छोटी होती है, लेकिन इतनी ताकतवर होती है पूरी दुनिया इंस्टाग्राम से लेकर चैट जीपीटी तक, नेटफ्लिक्स से लेकर अमेजन और यहाँ तक कि एप्पल आईफोन भी इन्हीं चिप्स पर चलते हैं। लेकिन 1993 में PC revolution was just starting. All the major tech companies would be racing to the pinnacle of the PC market. From Microsoft software and faster processors to 3D graphics and modern gaming. A storm that would change how we work, play and live. कंप्यूटर्स बड़े, महंगे और ज्यादातर बोरिंग थे, तो आप इन कंप्यूटर के साथ सिर्फ स्प्रेडशीट, वर्ड डॉक्यूमेंट और बोरिंग 2D इंटरफेस का इस्तेमाल कर सकते थे। और तभी फिर एक कमाल हुआ, तभी दुनिया को पहली बार गेम नाम के शब्द से मिलवाया गया। जैसे ही गेम शुरू हुए, गेम्स फ्लैट पिक्सल से 3D वर्ल्ड्स में बदल गए। यहीं पर दुनिया धूम और क्विक जैसे गेम के प्यार में पड़ गई। लेकिन तभी जेनसन और उनके दो को-फाउंडर्स ने इंडस्ट्री में दो बड़े लूप होल्स देखा। पहली, उन्होंने देखा कि इन जबरदस्त गेम को खेलने के लिए आपको सुपर निंटेंडो या सेगा जेनेसिस जैसे एक अलग कंसोल चाहिए होता था। और दूसरी बात, कंप्यूटर्स इन गेम को बिल्कुल नहीं संभाल पाते थे। उनके पास हाई स्पीड, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स लाने के लिए खास चिप्स नहीं थे, क्योंकि इन चिप्स को हर सेकंड बिलियंस में, मैं फिर से दोहराता हूँ, बिलियंस की कैलकुलेशन करनी पड़ती थी ताकि आप एक आसान सा गेम खेल सको। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं तो आप दौड़ रहे होते, बैटलफील्ड में गोलियां चला रहे होते हैं, मिसाइलें दाग रहे होते हैं। जब आप एक अंधेरी हॉलवे से धूप में आते हैं तो लाइटिंग बदल जाती है, और जब ये सब होता है तो परछाइयां बदलती हैं और धुआं गोलियों पर रिएक्ट करता है। लेकिन पर्दे के पीछे कंप्यूटर पागलों की तरह काम कर रहा होता है। कंप्यूटर ये निकाल रहा होता है कि धूप आपके हेलमेट पर कितनी तेज पड़ेगी और पीछे दीवार पर परछाई कैसी पड़ेगी और ग्रेनेड हवा में कैसे घूमेगा और दुश्मन के ही ठीक बगल में कैसे फटेगा। और ये सारी मूवमेंट, फिजिक्स, लाइटिंग और रिएक्शन रियल टाइम में कैलकुलेट किया जा रहा है।
कंप्यूटर ये हर सेकंड 60 बार करता है फ्रेम बाय फ्रेम, ताकि गेम स्मूथ और असली लगे। ये लाखों छोटी छोटी कैलकुलेशन बिजली की रफ्तार से हो रही हैं। बहुत ज्यादा लग रहा है ना, लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि कंप्यूटर के लिए कौन सी बड़ी बात है मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन करना है, ये तो इसके लिए बहुत ही आसान होगा। तो आप ये देखो, ये है मारियो 64। 1996 में से चलने के लिए हर सेकंड 100 मिलियन कैलकुलेशन की जरूरत थी। मिनीक्राफ्ट 2011 में हर सेकंड 100 बिलियन कैलकुलेशन की जरूरत थी। और नए गेम्स जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 को हर सेकंड 36 ट्रिलियन से भी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इतनी ही मेहनत लगती है एक परफेक्ट एक्सप्लोजन करने में, रिलोड करने में और एक शॉट को आपके बॉडी पे मारने में, यहाँ तक कि पट से हेडशॉट देने में भी। और उस वक्त इन सब चीजों को करने के लिए आपको एक चमत्कारिक चिप की जरूरत थी जो हर सेकंड बिलियंस की कैलकुलेशन कर सके। लेकिन दिक्कत ये थी कि 1995 में लोग गेम्स पर हंसते थे, ये सोचकर कि ये बच्चों की चीज है। हर कोई गेम्स को बच्चों का खिलौना समझता था। असल में पूरी दुनिया टेक वर्ल्ड, बिजनेस सॉफ्टवेयर, सर्वर्स और स्प्रेडशीट के पीछे भाग रही थी, जिसके चलते वीसीज इन गेम कंपनीज को मना कर देते थे। इंजीनियर्स गेम कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे और इंडस्ट्री इस टैलेंट को पूरा बर्बादी मानती थी। तो बात यह है कि जब पूरी दुनिया इसे बर्बादी मानती थी तो जेनसन हुओ इसके पीछे इतने पागल क्यों थे? इस मामले में जब सभी गेम्स को छोड़ रहे थे तो जेनसन एक ऐसी चीज पर विश्वास करते थे जो दुनिया ने अभी तक महसूस नहीं की। और जब दुनिया गेम्स को मजाक समझ रही थी, सेम टाइम पर जेनसन हुओ उसके पीछे का मैप देख रहे थे। जब दूसरों ने मजा देखा तब जेनसन ने गेमिंग में फ्यूचर देखा, क्योंकि गेम्स को रफ्तार चाहिए होता है, उन्हें हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक चाहिए थे, उन्हें बिना किसी लैग और डिले के लाखों कैलकुलेशन चलानी थी। तो जेसन जानते थे कि अगर वो ऐसी चिप बना सकते हैं जो गेम्स को स्मूथली चलाने के लिए काफी ताकतवर हो, तो वो किसी भी चीज के लिए चिप्स बना सकते हैं। अगर उनका गेम एक वीडियो गेम के हंगामे में टिक सकती है तो उनका चिप रॉकेट से लेकर रोबोटिक तक, मेडिसिन से लेकर मूवीज तक किसी भी फील्ड में सफल हो सकती है। इसी तरह एनवीडिया ने चिप्स को कंपाउंडिंग के फ्यूचर का एक दरवाजा देखा। और ठीक इसी तरह 1995 में एनवीडिया ने अपना पहला चिप लॉन्च किया, NV1। The NV1 chip that was released in November 1995, Sound Blaster compatible audio systems, and 15-pin joystick ports. To top it off, it would be compatible with the Sega Saturn console that was about to hit the market. जो जापानीज गेमिंग जायंट थे उसने एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप की और अपने नए पीसी गेम कंट्रोलर को एनवीडिया के चिप के साथ बंडल कर दिया। तो जब ये कोलैबोरेशन हुआ तो पूरी इंडस्ट्री को परफेक्ट मैच लगा। एक विशाल गेमिंग कंपनी थी और एक चिप मैन्युफैक्चरर जिससे उस विशाल गेमिंग कंपनी का सपोर्ट मिल रहा था। तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। लेकिन तभी कुछ बहुत बुरा हुआ। जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग के इंट्रो में कहा था कि इनका पहला प्रोडक्ट NV1 एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। NV1 पूरी तरह फेल हो गया कि एनवीडिया को सेगा से पार्टनरशिप तोड़ने के लिए मिन्नतें करनी पड़ी और हालत इतनी खराब हो गई थी कि जो 2,50,000 टोटल चिप्स बचे हुए थे उसमें से 2,49,000 चिप्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास से वापस आ गई थी। तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? ये तो सिलिकॉन वैली में परफेक्ट मैच होने वाला था। तो इसका कारण था माइक्रोसॉफ्ट। An example of this was Microsoft's DirectX. It's the most powerful and efficient graphics API. Microsoft's DirectX APIs only supported triangle primitives. DirectX था माइक्रोसॉफ्ट का गेम डेवलपर्स को ये बताने का तरीका था कि अगर आप अपने गेम्स को विंडो पीसी पर चलाना चाहते हैं तो आपको इन निर्देशों का पालन करना होगा। और पहला नियम ये था, हर चीज बनाने के लिए ट्रायंगल शेप इस्तेमाल करो। अब मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, इसलिए चलिए हम इसे एक गेम पर समझते हैं जो हम सब का भी फेवरेट है, कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी में जब एक सोल्जर को दौड़ते हुए देखते हैं, उसकी बंदूक, उसका हेलमेट और उसके आसपास की बिल्डिंग, ये सब हजारों छोटे ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ट्रायंगल डिजिटल लेगो ब्लॉक जैसे होते हैं, उन्हें काफी इकट्ठा करो और आपको एक चेहरा, एक हथियार और यहाँ तक कि पूरा बैटलफील्ड मिल जाएगा। इन्हें लो पॉली मॉडल कहते हैं जो आसान ट्रायंगल से बने होते हैं और स्पीड के लिए ऑप्टिमाइज की जाते हैं। लेकिन एनवीडिया ने कहा चलो ट्रायंगल्स को छोड़ते हैं और कर्व्स या क्वाड्रेटिक सरफेस टेक्सचर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि सब कुछ ज्यादा स्मूथ लगे। दूसरे शब्दों में एनवीडिया ऐसा हाई पॉली मॉडल बनाना चाहता था जो फ्लूइड और रियलिस्टिक हो। लेकिन समस्या ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका गेम हमारे पीसी पर चले तो ट्रायंगल का इस्तेमाल करें, ना कि कर्व शेप्स का, क्योंकि डायरेक्टएक्स जो माइक्रोसॉफ्ट का नया ग्राफिक स्टैंडर्ड था रेंडरिंग पर बना था। तो अब अगर किसी डेवलपर को एनवीडिया के लिए गेम बनाना है तो उसको नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि iOS के लिए ऐप बनाना, जबकि उसे आपको एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर यूज करना है। और सेम चीज एनवीडिया के साथ हुई जब उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट NV1 बनाया जिसने डायरेक्टएक्स के निर्देशों का पालन बिल्कुल नहीं किया। तो अगर आप सोचे तो ये सिर्फ एक टेक बहस नहीं थी, माइक्रोसॉफ्ट ने सभी दरवाजे बंद कर दिए थे और एनवीडिया ने गलत चाबी बनाई थी। इसी की वजह से सभी गेम डेवलपर्स ने NV1 चिप को
नजरअंदाज करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से उनके पास 2,49,000 चिप बच गए थे। आखिर में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रोडक्ट वापस कर दिए और एनवीडिया बैंकरप्सी से सिर्फ 30 दिन दूर थी। सवाल यह है कि जैनसन ने आखिर क्या किया और कैसे उन्होंने एनवीडिया को ये $1 ट्रिलियन का चमत्कार बना दिया। अच्छा, आपको पता है किसी तरह इस पागल आदमी ने अपने बचे हुए इंजीनियर्स को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि गाइस हम एक नई चिप बनाने जा रहे हैं, लेकिन इस बार हम इसे टेस्ट करने के लिए हार्डवेयर पर नहीं भेजेंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी टेक की नॉलेज है तो आपको अब ये पता होगा कि ये टेक इंडस्ट्री में कितना बड़ा पागलपन था, क्योंकि वहां पे एक नियम है किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले एक बार टेस्ट करना, और टेस्टिंग सुपर क्रिटिकल है, क्योंकि अगर एक भी कनेक्शन गलत हो गया तो पूरी चिप फेल हो जाएगी। अगर एक लॉजिक गेट अपनी जगह से हिला तो चिप ओवरहीट हो जाएगी और क्रैश हो जाएगी, और इस नाकामी का कीमत हजारों डॉलर नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर होगा, क्योंकि जब आप चिप डिजाइन फैक्ट्री में बेचते हैं तो वो आपके लिए एक चिप नहीं बनाते, वो 1 मिलियन चिप बनाएंगे। तो अगर एक भी बग है तो आपने अभी 1 मिलियन खराब चिप्स मास प्रोड्यूस कर दी होगी। लेकिन फिर भी जैनसन ने TSMC को अपनी चिप्स भेज दी बिना उसे फिजिकली टेस्ट किए। ये एक पागल आदमी का फैसला था। असल में जैनसन ने बस पूरी क्लिप को सॉफ्टवेयर में सिमुलेट किया और उसे सिर्फ वर्चुअली टेस्ट किया, लगभग ऐसे जैसे एक रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश करना, लेकिन सिर्फ एक 3D सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में। अगर सॉफ्टवेयर नैनोसेकंड भी गलत होता तो चिप आधे ही बेकार हो जाती और एनवीडिया खत्म हो जाती। तो चिप मैन्युफैक्चर करने के लिए भेजने के बाद जैनसन और उनकी टीम ने 8 लंबे हफ्ते तक इंतजार किया, और वो सोते जागते टाइम सिर्फ एक ही चीज सोचते थे, क्या हमने कुछ गलती की या हमने सब कुछ सही किया, क्या हमसे कुछ छूट गया था। और फाइनली 8 हफ्तों बाद जब वो चिप आया तो सबकी धड़कनें बहुत तेज थी। टीम ने उसे लोड किया और पावर ऑन किया, और दोस्तों जो उन्होंने देखा वो एक चमत्कार था, और ये चमत्कार कुछ ऐसा है जो जैनसन कभी नहीं भूलेंगे। चिप परफेक्टली काम कर रही थी, ना कोई बग ना कोई रेंडर, और ग्राफिक्स एकदम स्मूथ दिख रहे थे, गेम स्मूथली चल रहे थे, फ्रेम रेट तेज थे, और डेवलपर को इस चिप से प्यार हो गया। इस चिप का नाम था रीवा 128 एंड भी जबरदस्त DPU था। रीवा 128 दुनिया का पहला फुल्ली एक्सीलरेटेड हार्डवेयर एक्सीलरेटेड पाइपलाइन था 3D रेंडर के लिए, और जब रिव्यूअर्स ने रीवा 128 का इस्तेमाल किया तो उन्हें ये इतना पसंद आया कि उन्होंने पूरी दुनिया को चिल्लाकर कहा कि एनवीडिया ने कुछ असाधारण बना दिया है। और इसी तरह ऑर्डर आने चालू हो गए थे, और ये चिप इतना बढ़िया था कि सिर्फ 4 महीने में ही 1 मिलियन ऑर्डर्स शिप कर दिए थे। उस टाइम के किसी भी कंपनी के चिप से बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये एनवीडिया का पुनर्जन्म था। लेकिन आदत के अनुसार एक और समस्या आने वाली थी सामने। ये अकेली चिप एनवीडिया को 4.2 ट्रिलियन की कंपनी बनाने के लिए काफी नहीं थी, जो वो आज है। जब कंपटीटर्स उसके बराबरी करने में लगे थे, जैनसन ने और भी ज्यादा जोर लगाया। 1999 में एनवीडिया ने GeForce 256 नाम की एक चिप लॉन्च की, दुनिया का पहला GPU यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, जैनसन यहीं पे नहीं रुके। जैनसन के पास अभी भी एक ऐसा नॉन ऑब्वियस इनसाइट था जो इंडस्ट्री में किसी को भी नहीं पता था उस टाइम पर। वही चीज जो एक गेम में गोली को उड़ाती है, वो ये भी कैलकुलेट कर सकती है मनुष्य के शरीर में कितने सेल्स कैसे व्यवहार करते हैं, या फिर एक मशीन को इंसान की तरह सोचने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। तो जहां दूसरे एक ग्राफिक चिप देखते थे, जैनसन ने एक नया तरह का दिमाग देखा। एक ऐसा दिमाग जो सिर्फ गेम्स के लिए नहीं बल्कि रॉकेट्स, मेडिसिन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की चीज के लिए भी बनाया गया था। और सेम उसी टाइम पर एनवीडिया एक चिप कंपनी होना छोड़ दिया और कंप्यूटर की कंपाउंडिंग में घुस गया। तो 2006 में जैनसन ने कुछ ऐसा किया तो ज्यादातर सीईओ अपने सपने में भी नहीं करेंगे। उन्होंने अपना सारा का सारा प्रॉफिट एक ऐसे प्रोडक्ट में लगा दिया जो अभी तक मार्केट में आया ही नहीं था, और वो प्रोडक्ट एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म था जिसे हम सूडा कहते हैं। समझ रहे हैं ना कि उस टाइम पर सूडा ताकतवर तो था, लेकिन उस टाइम पर इसकी किसी को जरूरत थी ही नहीं। सूडा तो तैयार था, लेकिन दुनिया सूडा के लिए नहीं तैयार थी। तो 6 साल तक, मैं दोहराता हूँ, 6 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, और फिर से एक चमत्कार हुआ। ये है जेफरी हिंटन, AI के गॉडफादर, जिनके कॉन्ट्रोवर्शियल आइडियाज ने एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संभव बनाने में मदद की। 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की एक साथ लैब में एलेक्स और इलिनिया नाम के युवा रिसर्चर और उनके मेंटर जेफरी हिल्टन ने कुछ बिल्कुल पागलपन वाला काम किया। अगर आप कंप्यूटर को एक इमेज देते हैं तो वो चाहते थे कि कंप्यूटर आपको बताए कि ये डॉग है या कैट है, कार है या ट्रक है, हॉस्पिटल रूम है या बैटलफील्ड। उन्होंने नासा कोई विशाल पर कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने एक छोटा सा चिप इस्तेमाल किया, और बातों से पता चलता है कि वो चिप था एनवीडिया का सूडा। तो इस कंप्यूटर को चेहरे, जानवरों, गाड़ियों और शहरों की लाखों इमेज खिलाई गई, और किसी तरह जीपीयू ने सिर्फ नंबर को क्रंच नहीं किया, इसने सीखना शुरू कर दिया, और इस AI मॉडल को AlexNet कहा गया। और इसने 30 सितंबर 2012 को दुनिया के सबसे बड़े AI कंपटीशन में भाग लिया, और इस दिन को एनवीडिया के इतिहास में सबसे बड़ा दिन माना जाएगा, क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन पूरे दुनिया को एनवीडिया से प्यार हो गया था। 2012 में 3 रिसर्चर के एक समूह ने एक मशहूर कंपटीशन में एंट्री भेजी, जहां का लक्ष्य ऐसा कंप्यूटर सिस्टम बनाना था जो इमेज को पहचान सके और उन्हें कैटेगरीज के साथ लेबल कर सके। और उनकी एंट्री ने कॉम्पिटिटर को बुरी तरह हरा दिया। इसने AI का
थियोरेटिकल प्रूफ नहीं था। पहला था कि उन्होंने साबित किया कि एआई सीख सकता है अगर आप उसे ढेर सारा डाटा देंगे तो। दूसरा, उन्होंने साबित किया कि जीपीयूज इन मॉडल को ट्रेन करने के लिए परफेक्ट हैं। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, उन्होंने सबको महसूस कराया कि इस चमत्कार के पीछे सुडा ही है जिसने कंप्यूटर को जीना सिखाया। और अचानक से एक ऐसा स्पार्क पूरी दुनिया ने महसूस किया जो 6 साल पहले जैनसन देख चुके थे ऑलरेडी। ये वो स्पार्क था जिसने दुनिया में एआई रेवोल्यूशन की आग लगा दी। क्योंकि एलेक्स नेट के बाद गूगल ने बेहतर सर्च और ट्रांजिशन बनाए, फेसबुक ने फेस रिकॉग्निशन में सुधार किया, टेस्ला ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स को ट्रेन करना शुरू किया और ओपन एआई ने बड़े लैंग्वेज मॉडल बनाना शुरू किए। और इन सभी कंपनी और प्रोजेक्ट के बैक एंड में 2 चीजें कॉमन थी। ये सब एनवीडिया के जीपीयूज का इस्तेमाल करते थे और साथ ही में एनवीडिया के ही सुडा का भी इस्तेमाल करते थे। ये सिर्फ जैनसन के लिए जीत नहीं थी, ये मॉडर्न एआई रेवोल्यूशन का जन्म था। जब ये सभी जायंट्स एनवीडिया जीपीयूज का इस्तेमाल करने लगे तो एनवीडिया एक 4 ट्रिलियन कंपनी बन गई। और इसी तरह जैनसन ने एक ऐसी कंपनी जो मात्र 30 दिन बैंकरप्सी से दूर थी, उसे उठा करके एक $4 ट्रिलियन कंपनी बना दी।